हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत जापान शहर से होती है, जहां एक शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जापान पहुंच जाते हैं और उन कंटेनरों में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी। साथ ही पुष्पा भाव भी इन्हीं कंटेनरों के साथ मौजूद थे। अब जापानी पुष्पा भाव को देख लेते हैं और वो उन्हें उल्टा टांग देते हैं। पुष्पा भाव ने कुल्हाड़ी से अपनी रस्सी को काटा और यहाँ जापानियों को बुरी तरह से पीटा। तभी हमें पता चलता है कि इन जापानियों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखी, लेकिन इनका पेमेंट कई महीनों से रोक रखा था। उनका पेमेंट लेने के लिए ही पुष्पा भाव यहाँ जापान आए थे। जापानियों से फाइट करते टाइम पुष्पा भाव को एक गोली लग जाती है और वो समुद्र में जा गिरता है। तभी हमें पता चलता है कि पुष्पा भाव सपना देख रहा था। अब हमें पता चलता है कि पुष्पा भाव सिंडिकेट का लीडर बन गया है। किसके साथ डील करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, लाल चंदन कहाँ भेजा जाएगा, कहाँ नहीं, ये सब पुष्पा भाव डिसाइड करते हैं। पुष्पा पूरी तरह से राज कर रहा होता है, लेकिन उसके कुछ दुश्मन भी थे। इसमें से एक दुश्मन उनका भंवर सिंह शेखावत भी है, जिसे पुष्पा भाव ने पुष्पा मूवी में दौड़ा दौड़ा कर मारा था, यानी कि नंगा कर दिया था। शेखावत IPS ऑफिसर है, इसीलिए अब पता चलता है कि शेखावत अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यहाँ कुछ भी कर सकता है। तभी यहाँ भंवर सिंह शेखावत एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के आदमी लाल चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए जंगल जा रहे होते हैं, तभी इनके बीच शेखावत भी एक बहरूपिया बनकर इनके साथ जंगल में पहुंच जाता है और वो यहाँ प्लान बनाकर इन सभी को अरेस्ट कर लेता है। क्योंकि शेखावत के हाथ कभी भी पुष्पा या पुष्पा के लोग तस्करी करते हुए नहीं पकड़े गए थे, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। अब शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और वो इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। तभी एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो कि स्टेशन पहुंचते हैं। पुष्पा भाव यहाँ सारे मजदूरों को लेने नहीं आए थे, वो तो केवल एक लड़के को लेने आए थे जिसकी आज शादी थी। लेकिन थाने में शेखावत मौजूद नहीं होता, वहाँ कुछ पुलिस वाले मौजूद होते हैं। शेखावत तो पार्टी में बिजी था, आखिर उसने इतने सारे लोगों को अरेस्ट जो किया था। पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा, तभी वो देखता है कि सीनू के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। ये देखकर पुष्पा का खून खोल गया और वो अंदर जाकर सारे मजदूरों को देखता है तो पाता है कि सभी मजदूरों को शेखावत ने बुरी तरह से मारा है। पुष्पा गुस्से में कहता है कि शेखावत ने मेरे मजदूरों को नहीं बल्कि मुझ पर हाथ उठाया है। अब पुष्पा यहाँ सभी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी थाने में मौजूद पुलिस वाले कहते हैं कि भाऊ, अगर तुम इनको यहाँ से ले गए तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पुष्पा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। पुष्पा यहाँ इनसे कहता है कि आज से लेकर रिटायरमेंट तक जितना पैसा तुम जोड़ने वाले हो, जैसे सैलरी का, घूस का, पेंशन का, ऊपरी कमाई का, सबको जोड़कर मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। मतलब कि आज इन सारे पुलिस वालों का रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा सबको अपने अपने पैसे देकर उनको रिटायर कर देता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है पूरा थाना खाली पड़ा है। वो समझ जाता है कि सभी को पुष्पा भाव ने खरीद लिया है। इस तरह पुष्पा इल्लीगल काम तो करता ही है, लेकिन वो अपने आदमियों का भी बहुत ध्यान रखता है। साथ ही पुष्पा श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन हम देखते हैं जब श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने जा रही थी, उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद होता है। श्रीवल्ली भगवान के लिए एक बड़ा सा सोने का मुकुट लाई थी। तभी मुरली उन्हें नीचा दिखाते हुए कहता है, अगर तुम पूजा तो करवा लोगे, लेकिन तुम्हारे गोत्र का क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है? लेकिन यहाँ श्रीवल्ली चुप रहती है और वो पंडित जी से भगवान के गोत्र पर ही पूजा शुरू करवाती है। साथ ही मुरली की बेटी कावेरी श्रीवल्ली को बहुत पसंद करती है, यानी कि वो उनसे रिश्ता निभाना चाहती है। मुरली कावेरी को श्रीवल्ली और पुष्पा से बात करने के लिए मना करता है। घर आने के बाद हमें पता चलता है कि पुष्पा आज CM से मिलने वाला था। तभी श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि तुम CM के साथ फोटो जरूर खिंचवाना, मैं उसे अपनी दीवार पर लगाऊंगी और सारी औरतों को बताऊंगी कि मेरा आदमी भी बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता है। पुष्पा अपनी पत्नी से वादा कर चुका था। जब पुष्पा सिद्धप्पा के साथ CM से मीटिंग कर रहा होता है, CM पुष्पा की काफी तारीफ करता है क्योंकि उसके पास सिंडिकेट की फंडिंग जो आती थी। लेकिन जब पुष्पा उसके साथ एक फोटो क्लिक करवाने वाला था, तभी CM फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। वो सिद्धप्पा से कहता है कि पाँव की जूती पाँव में ही रहे तो अच्छा लगता है, हाथ में नहीं पहनी जाती। साथ ही वो पुष्पा को सुनाते हुए सिद्धप्पा से कहता है, बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, पत्नी के कहने पर फोटो खिंचवाने चला आया।
जो आदमी पत्नी की सुनता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुष्पा को सीएम की ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब बाहर आकर पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है, क्या तुम सीएम होते तो क्या तुम भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते? सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाता। तभी पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम सीएम बनने की तैयारी शुरू कर दो। सिद्धप्पा यहाँ शॉक्ड हो जाता है। तभी पुष्पा सिद्धप्पा से सीधा सवाल करते हुए कहता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने करोड़ पैसे चाहिए? सिद्धप्पा कहता है, लगभग 100 करोड़ रुपए लगेंगे। पुष्पा कहता है कि मैं 500 करोड़ देगा, लेकिन अब सीएम तुम्हें ही बनना होगा, वो भी श्रीवल्ली के जन्मदिन से पहले। इसके बाद सिद्धप्पा केंद्रीय मंत्री से मिलने जाता है। सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही केंद्रीय मंत्री से सीएम के पद के लिए बात करने गया था। साथ ही पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री के पास एक सोफा भिजवाया होता है जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सिद्धप्पा पुष्पा पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, इस तरह पानी की तरह पैसे मत बहाओ। वहीं पुष्पा सिद्धप्पा को अपना प्लान बताता है। पुष्पा सिद्धप्पा से कहता है कि पुष्पा अब नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल बन गया है। पुष्पा पहले लाल चंदन की डील मुर्गन से किया करता था, जिससे उसे 1 टन लाल चंदन की लकड़ियों पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन अगर वो इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 1 टन का 2.5 करोड़ मिल सकता है। अब पुष्पा तुरंत ही विदेश पहुंच जाता है, जहां पुष्पा की गाड़ी देखकर वो विदेशी पहले तो पुष्पा की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ बातें होने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि पुष्पा ही वो आदमी है जो उन्हें 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ी दे सकता है और बदले में पुष्पा को उनसे 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसके बाद पुष्पा अपने सारे सिंडिकेट के सदस्यों को एक्टिवेट कर देता है और वो उनसे कहता है कि मुझे तुम सभी लोगों से लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। इसके बाद सिंडिकेट के सभी मेंबर्स जितना उनसे हो सकेगा उतने के लिए वो पुष्पा को हाँ कर देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है मंगल सीनू की। इन लोगों को बाजार से पता चल जाता है कि पुष्पा बहुत ही जल्द 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को विदेश में बेचने वाला है। वो ये सारी बातें शेखावत को बताते हैं ताकि शेखावत उन पर रेड डाल दे। साथ ही मंगल सीनू शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के सदस्यों को डराए और धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के सदस्य डर जाएं और वो ये काम ना करें, क्योंकि यहाँ मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अब जब भंवर सिंह को ये बात पता चलती है तो वो सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा देता है। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक पहुंचा। तभी शेखावत यहाँ इस लाल चंदन से भरे हुए ट्रक में आग लगा देता है और सिंडिकेट के सदस्य को भी वो मौत के घाट उतार देता है। जबकि मंगल सीनू ने तो सिर्फ उसे डराने धमकाने का कहा था, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मेरा डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। वो बताता है कि मैंने इसको मार दिया है तो अब जितने भी सिंडिकेट के सदस्य हैं वो स्मगलिंग करने से पीछे हट जाएंगे। अब सिंडिकेट के सदस्य की श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन पुष्पा नहीं पहुंचता। तभी यहाँ मंगल सीनू सिद्धप्पा के कान भरने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो इसी तरह सिंडिकेट के सदस्य मारे जाएंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुष्पा का प्रेसिडेंट बनने का क्या फायदा। लेकिन सिद्धप्पा तो चाहता है कि पुष्पा ही सिंडिकेट का सदस्य बना रहे। तभी यहाँ सिद्धप्पा सीधा भंवर सिंह के पास पहुँच जाता है। यहाँ सिद्धप्पा भंवर सिंह को 10 करोड़ की रिश्वत देने की बात करता है, लेकिन भंवर सिंह शेखावत रिश्वत लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पुष्पा ने मुझे उस रात नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तभी सिद्धप्पा भंवर सिंह से कहता है कि अगर पुष्पा तुमसे सबके सामने माफी मांग ले तब भी नहीं छोड़ोगे। ये सुनने के बाद तो भंवर सिंह तुरंत ही हाँ कर देता है और वो पार्टी का इंतजाम करने लग जाता है, क्योंकि अब पुष्पा उससे माफी मांगने वाला है जो कि किसी के आगे झुकता नहीं है। पार्टी की नाइट में सभी लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। सभी लोगों को इंतजार था कि क्या पुष्पा माफी मांगेगा या नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका, क्या वो आज झुकने वाला था। अब यहाँ पुष्पा सिद्धप्पा और श्रीवल्ली के कहने पर सिंडिकेट की भलाई के लिए शेखावत से माफी मांगने के लिए आ जाता है। यहाँ पुष्पा बहुत ज्यादा शराब के नशे में था और शराब के नशे में वो भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। भंवर सिंह तो इस बात को टेप रिकॉर्ड कर लेता है और बार बार सुनता है और बहुत एंजॉय करता है। अब पुष्पा सॉरी बोलकर वापस घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में पुष्पा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। इधर पार्टी में भी सभी लोग शॉक्ड थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को अंदर ही अंदर इतना बुरा लग रहा था कि वो शक्ल तक नहीं देख पा रहा था अपनी कांच में। अब पुष्पा को जोर का गुस्सा आता है और वो गाड़ी में से श्रीवल्ली और सबको उतार देता है।
और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। अब भंवर सिंह यहाँ से जाने ही वाला था, तभी पुष्पा जोर से आता है और उसकी गाड़ी से भड़क मार देता है, जिससे भंवर सिंह गाड़ी समेत स्विमिंग पूल में जा गिरता है। अब पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में सूसू भी कर देता है। भंवर सिंह को तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी पुष्पा भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि पुष्पा यानी ब्रांड। तभी सिद्धप्पा कहता है तुझे पेशाब करने में शर्म नहीं आ रही। तभी यहाँ पुष्पा कहता है कि शर्म तो मुझे माफी मांगने में आई थी, सुसु करने में नहीं आ रही। तभी पुष्पा यहाँ भंवर सिंह को एक चैलेंज देता है। वो कहता है कि तेरी नाक के नीचे से मैं 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को विदेश भेजने वाला हूँ। अगर तेरे हाथ एक भी लाल चंदन की लकड़ी लग जाए तो मैं जिंदगी भर दिहाड़ी करने को तैयार हूँ। भंवर सिंह भी यहाँ पुष्पा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ भंवर सिंह सारे के सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर देता है, लेकिन तभी भंवर सिंह शेखावत देखता है कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी पड़ी है, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा था। उसे समझ आ जाता है कि पुष्पा इन्हीं नदी से अपनी लाल चंदन की लकड़ियों को ले जाएगा। यहाँ भंवर सिंह का शक एकदम सही निकला। पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक नदी से ही जा रहे थे। यहाँ भंवर सिंह इनके पीछे लग जाता है और इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत करने के बाद भंवर सिंह इन ट्रक के सामने पहुंच जाता है और एक बड़ी सी गन लेकर इन पर फायर कर देता है। अभी पुष्पा का एक आदमी पुष्पा को कॉल करके सारी बातें बता देता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवरों को वहाँ से निकालो, क्योंकि मैं किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। यहाँ कटलेट जब पुष्पा की बात सुनता है तो सारे ड्राइवरों को यहाँ से लेकर चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। इसके बाद भंवर सिंह ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियाँ होती हैं उन्हें जब्त कर लेता है। अब ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तो यहाँ भंवर सिंह मीडिया के सामने भी सारी बातें बता देता है कि उन्होंने लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शेखावत को न्यूज मिली कि वो लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं बल्कि साधारण लकड़ियाँ हैं, यानी कि यहाँ भंवर सिंह को पुष्पा ने फूल बना दिया था। एक डिब्बे में रखकर भंवर सिंह को पुष्पा एक फूल भी भेजता है और उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या। वो कहता है कि फ्लावर नहीं है मैं, बल्कि वाइल्ड फायर है। इशारे में ही पुष्पा शेखावत को ये भी बता देता है कि वो जल्द ही उन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करवाने वाला है। हिम्मत हो तो रोक कर दिखाओ। इसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली माता काली के त्योहार में पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि श्रीवल्ली को चक्कर आ जाते हैं। तभी वहां की महिलाएं कहती हैं कि बेटा टाइम कब से नहीं आया। इसके बाद पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो काली माता का रूप धारण कर लेता है और वो काली माता का तांडव करता है, जिस पर श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें किस चीज की चाह है, आखिर सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तभी पुष्पा श्रीवल्ली से कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से एक लड़की चाहता हूँ, क्योंकि लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लेकिन लड़की हुई तो जब वो दूसरे घर जाएगी तो उसे सरनेम मिल ही जाएगा। तभी यहाँ कुछ गुंडे बहरूपिया बनकर आते हैं और वो पुष्पा की भतीजी यानी कि मुरली की बेटी कावेरी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पुष्पा को यहाँ बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ उन बहरूपियों को बुरी तरह से मारता है। तभी वहाँ पर मुरली पहुँच जाता है। मुरली इनसे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा, तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा अनाथ रहोगे। श्रीवल्ली को भी उसकी ये बातें सुनकर बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ मुरली को बहुत ज्यादा सुनाती है, कहती है एक तो हेल्प करो ऊपर से सुनो। कावेरी को भी फटकार देती है, कहती है ये लड़की चाची चाची बोलना बंद कर, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं तुम्हारा नाम। और भी बहुत कुछ बुरा भला कहती है, क्योंकि पुष्पा की आंखों में आज मुरली की वजह से आंसू आए थे। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, मुरली ने उनको अधगंजा करवाकर गधे पर बिठाकर जुलूस निकाल दिया था। इसके बाद मंगल, शीनू और भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचते हैं। वे सीएम से कहते हैं कि अगर लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर गई तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में पड़ जाएगी, क्यों 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों से 5000 करोड़ फंडिंग आने वाली है। और यहाँ पुष्पा प्लान बनाए बैठा है कि तुम्हें वो सीएम से हटा देगा। सीएम यहाँ इनको ऑर्डर दे देता है कि तुम लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करने से रोक लो। ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भंवर सिंह यहाँ पर रामेश्वरम पहुँच तो जाता है, लेकिन वो चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता। ये सारी लकड़ियां शिप के नीचे बंधी हुई थी।
यहाँ पर शेखावत अपना पूरा जोर लगा देता है लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं पकड़ पाता। उसकी आंखों के सामने ही लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर पार करवा दिया जाता है। यहाँ शेखावत कुछ नहीं कर पाता। अब माल डिलीवर होने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए ये सारा पैसा सोफे में भरा जाता है। अब पुष्पा सारे एमएलए को खरीद लेता है। इधर भंवर सिंह शेखावत का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी तय था क्योंकि अब उसके पास सरकार भी नहीं रही। सरकार को तो यहाँ पुष्पा ने खरीद लिया था। अब यहाँ भंवर सिंह नकली लाल चंदन की लकड़ियों में आग लगा देता है और यहाँ शेखावत बहुत ही नशे में होता है। अब यहाँ एक ब्लास्ट होता है, तभी यहाँ शेखावत उड़ जाता है लेकिन हमें पता नहीं कि भंवर सिंह मरा या नहीं क्योंकि मूवी में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि सिद्धप्पा सीएम बन गया है और यहाँ पर सिद्धप्पा पुष्पा के घर पर खाना खाने आया था क्योंकि यहाँ सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है आज मैं सीएम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक फोटो खींचने वाली जिद की वजह से बना हूँ। तुम जिद नहीं करती तो मैं सीएम भी नहीं बनता। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था। इसके बाद यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पुष्पा बहुत डांस करता है और वो श्रीवल्ली के इशारे करने पर डांस भी करता है। इधर सीएम तो सिद्धप्पा बन गया था लेकिन राज पुष्पा का हो गया था। सभी लोग पुष्पा को बहुत ज्यादा मानने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी यानी कि मुरली की पत्नी यानी कि कावेरी की माँ पुष्पा के घर आती है। वो यहाँ पुष्पा को बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अगर नहीं दिए तो वो कावेरी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात जब पुष्पा को पता चलती है तो वो सबसे पहले तो गुस्से में न्यूज चैनल के पास जाता है जहाँ पुष्पा लाइव आकर कहता है अगर मेरी भतीजी को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें रप्पा रप्पा करके मारूंगा। तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर मेरी बच्ची मेरे पास नहीं आई तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। ये बातें सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी पता चल जाती हैं। अभी हमें पता चलता है कि कावेरी को जिसने किडनैप किया है वो सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा होता है यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। यहाँ सिद्धप्पा पुष्पा से कहता है कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, तुम उसके साथ कुछ भी मत करना, हम उससे जल्द ही कांटेक्ट करते हैं। वो कावेरी को छोड़ देगा, अगर वो भतीजी के साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम कुछ मत करना। पुष्पा सिद्धप्पा की ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ सिद्धप्पा को बुरा भला सुनाता है। कहता है साले इसीलिए तुझे सीएम बनाया था। सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए, सीएम भाड़ में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इधर सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा होता है और वो पुष्पा को अकेले ही अपने अड्डे पर बुलाता है। अब पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर से उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां जाते ही पुष्पा फायरिंग कर देता है। लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए यहाँ तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। अब पुष्पा यहाँ उन्हें अपनी गन पकड़ा देता है। अब ये लोग पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। बहुत मारने पीटने के बाद वो कावेरी को बुलाते हैं और पुष्पा के सामने कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है। अब यहाँ पुष्पा ने जैसा कहा था कि वो एक एक को रप्पा रप्पा करके मारेगा, यहाँ पुष्पा उड़ उड़ कर इनको काट खाता है। बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी ये, इतनी बुरी तरह से उन्हें मारता है कि क्या बताऊं। सच में रप्पा रप्पा करके पुष्पा ने इन सबको मारा था और साथ ही उसके हाथ भी छूट जाते हैं। उसके बाद तो पुष्पा यहाँ किसी से ताबे ही नहीं आता। जिस तरह बकरे की बलि दी जाती है उसी तरह से पुष्पा इन सबको यहाँ से मार रहा था। एक एक को उसने ऐसी ही मौत दी जैसे कि बकरे की बलि दी जा रही हो। यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर का भाई भी आ जाता है, पुष्पा साथ में उसे भी मार डालता है। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को पता चलती हैं तो वो तो यहाँ पागल हो ही गया था। अगले सीन में हम देखते हैं पुष्पा जब अपने घर होता है तो मुरली उसके घर आता है। यहाँ मुरली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो यहाँ पुष्पा की माँ और श्रीवल्ली और पुष्पा से माफी मांगने आया था। साथ ही वो कहता है कि तुम ही मेरी फैमिली हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है। साथ ही वो कहता है कि कावेरी की शादी का कार्ड मैं तुम्हें देने आया हूँ, अगर तुम नहीं आओगे तो कावेरी शादी नहीं करेगी। तब श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है, साथ ही तुम्हारा मेरा सबका नाम है और पापा का नाम भी है। ये देखकर पुष्पा जोरों से रोने लगता है। यहाँ पुष्पा को सभी लोग संभालते हैं क्योंकि वो ऐसे जिंदगी में कभी नहीं रोया था। इसके बाद ये सभी लोग पूरी फैमिली समेत कावेरी की शादी में पहुँचते हैं।
यहाँ एक दूसरे को माफ करके ये लोग आगे बढ़ चुके थे। इधर मिनिस्टर के घर पर तो मातम छाया हुआ था, क्योंकि मिनिस्टर का भाई और उसका भतीजा मारे जा चुके थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल होता है, यानी कि फूलों का गुलदस्ता था। ये फूल का गुलदस्ता एक मिनिस्टर के पास पहुँचता है और एक कावेरी की शादी में पहुँचता है। अभी हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि एक आदमी पहाड़ी से एक रिमोट कंट्रोल बटन दबाता है और ब्लास्ट कर देता है। इसके साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था ये हमें पुष्पा 3 में पता चलेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं पुष्पा 3 का। किस किस को मूवी अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।